बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने अभी मुलाहिज़ा किया कि पीटीएम की क़यादत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने सियासी दिवालियापन का अमली मुज़ाहरा किया है। उन्होंने आज कहा कि हम प्रोसीडिंग्स का बायकॉट करते हैं, पूरा हिस्सा लेकर आर्ग्यूमेंट्स देकर लाहौर में पेश होते हैं, पूरा आर्ग्यू करते हैं, आज पेश होते हैं, पूरा एक एक वकील खड़े होकर अपने आर्ग्यूमेंट्स देता है, दलाइल देता है, रिटन रिस्पॉन्स सबमिट कराते हैं। और जब पूरी कार्रवाई हो जाती है और जब हवा उनको ज़रा उनकी सोच के बरक्स दिखाई देती है तो कहते हैं हम प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपके रवैये पर पूरी कौम से मैं मुतालबा करता हूं कि ऐसी शख्सियात का बॉयकॉट करें। फैसला आ गया फुल कोर्ट ना तश्कील देने का, कहते हैं हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। मैं समझता हूं कि पूरी कौम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस सारी क़यादत को, इनके खोखलापन को मुस्तरद करेगी। जैसे कि ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम के जो कैंडिडेट्स थे उनको पंजाब के लोगों ने मुस्तरद किया इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, और जनरल इलेक्शन में कौम इन्हें मुस्तरद करेगी। अब पॉलिटिकल बैंक्रप्सी अगर कोई चीज़ है तो आज उसका हमने अमली मुज़ाहरा देखा। आप कह रहे हैं कि हम इन जजेस पर हमें एतमाद नहीं है। ये ही जज जब आपके हक़ में फ़ैसला दे दे तो आप मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, आप शादियाने बजाते हैं, आप तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, और अगर आइन को और कानून को सामने रखते हुए वो आपकी तवक्कुआत के बरक्स फ़ैसले का एक इशारा देते हैं तो आप सीख पा हो जाते हैं। ये है आपकी जमहूरी सोच, आज उसका आपने जनाजा निकाल दिया। मैं समझता हूँ कि आज पीडीएम की क़यादत ने आइन शिकनी की है। उन्होंने हमारे आइन के एक सतून पर हमला किया है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है और हमारे आइन में एक मकाम है मुनफरिद अदलिया का, मुकन्नना का और एग्ज़ेक्टिव का। आज एग्ज़ेक्टिव ने जुडिशरी पर, अदलिया पर हमला किया है। मैं तो खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जज साहबान को, जिस खंदा पेशानी से, जिस बुर्दबारी से और जिस हौसले से उन्होंने इनकी बदतमीज़ी बर्दाश्त की। मुझे बताइए लॉ मिनिस्टर साहब, जब आपका वकील जिसको आपने चुना था वह अदालत में मौजूद था, आपको किसने इजाज़त दी और किस कायदे और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक आपने खड़े होकर वह आर्गूमेंट्स देनी शुरू कर दी? हमारे दौर में जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे उस वक़्त के सेनेटर फ़ारूक नसीम साहब, जब उनको अपेयर होना था तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था 2 मरतबा, और फिर जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए थे। आपने लॉ मिनिस्ट्री का लिबादा भी ओढ़ा और जनाब वहाँ जाके आपने अपनी आर्गूमेंट भी शुरू कर दिए। इतना अहम मोड़, और आपके जो अटॉर्नी जनरल हैं वो मुल्क से बाहर। इतना अहम केस, और आसिफ अली जरदारी साहब जो सारे इसके आर्किटेक्ट हैं इस सारे खेल के, वो दुबई चले गए। क्या लोग इन चीज़ों को नहीं समझते? आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग आपकी चालें नहीं समझते? बिल्कुल समझते हैं, और वो इंशाअल्लाह इसको नोट भी कर रहे हैं और इसका जवाब लेंगे। फुल कोर्ट की आपने दरख्वास्त दी, क्या आपकी पिटिशन को एंटरटेन नहीं किया गया? क्या आपको दलाइल का मौका नहीं दिया गया?
और क्या आपने दलाइल नहीं दिए? अगर आपको बेंच पे इतराज़ था तो फिर आपने आर्ग्यू क्यों किया? हफ्ते के रोज़ लाहौर में क्यों आर्ग्यू करते रहे? और आज आप इस्लामाबाद में क्यों आर्ग्यू करते रहे? अगर आपको बेंच पर एतराज़ था तो आपने लिख कर अपना रिस्पॉन्स क्यों दिया? ये है हाथी के दांत, दिखाने की और चबाने की और। जैसे मैं कह रहा था, इनका दिवालियापन निकल आया है। आज कौम देख रही है कि ये कहते क्या है, ये करते क्या है। इन्हें कोई गर्ज नहीं कि मुल्क आज किस कैफियत से दो चार है, मईशत का क्या हाल है, और बतदरीज आप देख रहे हैं कि आपका रुपए की कदर गिर रही है, आपकी स्टॉक मार्केट में मंदे का रुझान है, सरमायाकारी जो है मुल्क में बंद हो चुकी है, कारखाने फैसलाबाद में बंद हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उन्होंने बंद कर दी अपनी प्रोडक्शन। जो बेरोज़गारी उससे जन्म लेगी उसका आपको क्या अंदाज़ा है? इनको ये भी एहसास नहीं है, बिलावल को इतना एहसास नहीं है, कराची और सिंध डूबा हुआ है और आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो। कोई तो होश के नाखून लो, कोई तो एहसास करो। वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं, 10-10 दिन दफ्तर नहीं बैठते। ज़रा पूछिए ना जाके अमले से, फ़ॉरेन ऑफिस से, 10-10 दिन ये शख्स अपने दफ्तर जाता नहीं है, ना फाइल पढ़ता है ना दफ्तर जाता है। हालत एतमाद का ये है रिश्ता वज़ीर आज़म में और फॉरेन मिनिस्टर में कि फ़ातमी साहब को भेजा हुआ है वाशिंगटन लॉबी करने के लिए, और फॉरेन मिनिस्टर को इल्म ही नहीं है। ये तो रब्त है इस हुकूमत का, ये तो कैफियत है। कोई इनमें रब्त नहीं, कोई ममासलत नहीं, सिर्फ ये एक इमरान खान का खौफ जो है इन पर इतना तारी हो चुका है कि इन्होंने सब कुछ भुला दिया। ना इनका मंशूर एक, ना इनका नज़रिया एक, ना इनका झंडा एक, ना इनका निशान एक, ना इनकी मंजिल एक, और ये यकजा दिखाई दे रहे हैं। गैर फितरी अलायंस मुझे बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी शुरुआत आज रात से इंशाअल्लाह हो चुकी है। शुक्रिया। एक तो ये बता दें कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखें जी, मैंने बड़े गौर से बैठ के इत्तफाकन, क्योंकि ये आ गया था कि जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, ये करने वाले हैं सारे मुल्क के बड़े नामवर चोर मिल के दोबारा। लेकिन आज मेरी नज़र में मेरे ख़्याल में ये भी सिविलाइज वर्ल्ड में शायद पहली दफ़ा ही हुआ है कि सिटिंग गवर्नमेंट आला तरीन अदलिया की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट करने जा रही है। ये एक तमाशा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यही जो इनका आज वकील है इरफान कादिर, ये जब अटॉर्नी जनरल था पीपल्स पार्टी के दौर में, इसने एक दफ़ा ये कोशिश की थी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के क्वेटा बेंच रजिस्ट्री में, ये वहाँ चला गया था, अटॉर्नी जनरल था उस वक्त ये। आज अगर सिटिंग गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ही बाइकआउट कर रही है, यानी कि ये मेरी नज़र में तो पूरी हाई ट्रीजन है ये। और है क्या, आप मुझे बताएं। एक वहाँ खड़ा हुआ बिलावल ने एक बेवकूफ़ी का स्टेटमेंट पहले भी दिया था, शाहजी आपको याद होगा, OIC कॉन्फ्रेंस से पहले। उसने कहा था जी हम OIC कॉन्फ्रेंस होने नहीं देंगे, हम असेंबली में आने नहीं देंगे। एक फ़ोन कॉल आई ना, वो अलिफ की तरह सीधा हो गया। मैं आज सारी आला अदलिया को कहता हूँ कि अगर आज भी आपने स्टैंड नहीं लिया, यानी कि चीफ जस्टिस साहब और ऑनरेबल जजेस, आप अदालत चला रहे हैं, आपके फैसलों के ऊपर फैसले के बाद लोग उसको अपोज भी करते हैं, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, वो फैसले की बात होती है। लेकिन एक ऑन गोइंग केस में अगर सिटिंग गवर्नमेंट ये कहते कि जी हम बाइकआउट कर रहे हैं, और सिटिंग गवर्नमेंट है किसकी? ये जितने आज खड़े हुए थे वहाँ पे बारी बारी, ये मौलाना फजलुर रहमान, इनका नाम अवाम ने दिया है जो उनको नाम कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं आपको पता है। मैं आपको बताता हूँ, ओमनी ग्रुप और ये सारी चोरी करी, ये सारे मिले हुए बिलावल वाले, मुझे समझ नहीं आता इनके केसेस पड़े हुए, ये केसेस भी आप उठाएं। ये खाकान अब्बासी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं मेरी टाइम मिनिस्टर था, ये खाकान अब्बासी और वो जो अफगानिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता, ये दोनों LNG के स्कैंडल्स में इतने डीप रूटेड मुलव्वस हैं। सारी कौम को पता है, सारे कोर्ट्स को पता है, सारे अकाउंटेबिलिटी इदारों को पता है, सारों के पास बड़ी बड़ी फाइलें, इनको सब पता है कि उन्होंने पैसे कितने कमाए और आज तक कमा रहे हैं।
ये खड़े होके सारे क्रिमिनल्स और एहसन इकबाल, और ये भी बड़े मजे की बात है शाह जी, आपने सुनी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो फजलुर रहमान ने जब शुरू की है ना, वो कहता है बेंच बनाई फौज ने, फिर आगे में आगे पहला लफ्ज उसका था फौज। फौज का क्या ताल्लुक है भाई बेंच से? कोर्ट चीफ जस्टिस ने बनाई है, उसने पहले फौज का लफ्ज दिया, फिर बाद में कहा जी चीफ जस्टिस ने। और एहसन इकबाल ने जब बात शुरू की, कहता है ऑपोजिशन नहीं मानती। ऑपोजिशन, ये दिल की बातें जबान पे आ जाती हैं, ये आज तक इनको यकीन नहीं आया कि ये हुकूमत में आए कैसे। अच्छा जी, आखिरी मैं देखिए एक बड़ा अच्छा मैं लिख के लाया था ख़ास तौर पे शाह जी, जो मौला अली का कॉल है, जो जुल्म के ज़रिए इज्जत चाहते हैं ना, अल्लाह इंसाफ के ज़रिए उनको जलील करता है। इन्होंने जितना जुल्म 3 महीने और जो भी दिन में इस कौम के ऊपर किया है, हर तरह का फाइनेंशियल कोई चीज़ आप उठा लें, हर चीज़ जो उन्होंने तबाही की है, हमने इनसे बड़े नारे सुने, हमने इनके बड़े मुकाबले किए ऐसे लोगों की, ये जो वहाँ टीवी के ऊपर नजर आ रहे थे। वो पहले कोई इन्हीं में से कोई क्या लगाता था, जाग पंजाबी जाग, कोई कहता सिंधु देश, कोई एक जिनापुर बनाने, ये सारा चोरों का टोला एंटी पाकिस्तान इकट्ठा होकर आज हुकूमत के ऊपर बैठा हुआ है, इस कौम की तबाही कर रहा है। मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस साहब आपसे, देखें अगर आपको भी अगर कोई नहीं मानेगा, यानी कि मेरे पे अगर केस किया हुआ है जी शाह जी, मेरे पे 2 केसेस हुए हैं केस के, वो दहशतगर्दी के लगाए हुए हैं जी, बहुत बड़ा दहशत। मैं कल कह दूं कि जी मैं अदालत में नहीं जाता क्योंकि मैं जज को नहीं मानता, मैं कोर्ट को नहीं मानता, तो ये तो ट्रीजन है। खुला खुला इन्होंने बिल्कुल बगावत की है, गवर्नमेंट ने बगावत की है। सुप्रीम कोर्ट को मैं चैलेंज दरख्वास्त करता हूँ, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होगी इनके ऊपर। अगर आपने आज एक्शन नहीं लिया ना, तो फिर ये और पता नहीं क्या क्या करेंगे। सो मेरी दरख्वास्त है सारी अदलिया से स्ट्रॉन्ग एक्शन इनके ऊपर लेना चाहिए, ताकि ये तमाशा इस मुल्क में कब ख़त्म होगा, ये वक्त आ गया ख़त्म होने का। अच्छा जी, 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद आप शाह साहब से अपने सवाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मिड 90s से जब ये जमात बनी तहरीक इंसाफ, उस वक्त से इमरान खान कहते आए हैं कि ये दोनों जमातें एक माफिया हैं। माफिया का काम क्या होता है? वो पहले एक जुर्म करती है, जुर्म करने के बाद जब वो पकड़ में आती है तो वो लोगों को ख़रीदती है, अगर वो कोई ख़रीदा ना जाए तो उसको डराती है, डराया ना जाए तो उसको रास्ते से निकाल देती है, मीन उसको कत्ल करके कुछ और करके। आपके सामने यहाँ पर जजेस की ऐसी टेप्स जो काबिल एतराज़ टेप्स थी, उनके साथ भी उन्हें ब्लैकमेल किया गया। आपके सामने डॉक्टर रिजवान को, मकसूद चपड़ासी को रास्ते से भी हटाया गया। आपके सामने यहाँ पर जस्टिस क़य्यूम जैसे जजों को ख़रीदा भी गया। आपके सामने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर भी हुए। तो आपने जो माफिया के तमाम करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे देख लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ बेची जाती थी कि ये बड़े तजर्बेकार हैं, इनको बहुत अच्छी इकॉनमी चलानी आती है, इनको बहुत अच्छी गवर्नेंस करनी आती है, और ये सारा ढोल पीट के सारी इन चीज़ों के कंधों पे बैठ के ये हुकूमत में आए। 3 महीने हो गए हैं, ऊपर 1 या 2 हफ्ते हुए हैं 3 महीने से। उसके दौरान डॉलर का हालत आप देख लें, मईशत जो 6% पे ग्रो कर रही थी, उसी मईशत का आज कोई एलसी नहीं खुल रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, आज लोगों के घरों के अंदर ग्रॉसरी के जो सौदा सल्फ उन्होंने लेना है, उसके उनके ऊपर क्या हालात हैं वो आप देख लें, वो सब आपके सामने, बेरोज़गारी आपके सामने। तो नाअहल और नकम्मे तो ये थे ही, करप्ट उससे पहले थे, पनामा में डिक्लेयर हुए थे। बेज़मीर जो थे, ज़मीर फरोश, वो साबित हो गए जब इन्होंने लोटे ख़रीदे। आज आखिरी चीज़ रह गई थी, ये बुज़दिल हैं, वो भी आज इन्होंने साबित कर दिया कि जब ये हार रहे हैं तो ये बाजमात रो रहे हैं। ये तमाम टोला जिनको बहुत बड़े मुफक्कर, जिनको बहुत बड़े तजर्बेकार बना के बेचा गया था, वो आज बाजमात वहाँ पर खड़े रो रहे थे और सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि हमने नहीं खेलना, हमने मामा पास जाना है। और जिन्होंने सबक पढ़ाया हुआ था, उसमें मुझे मौलाना फजल रहमान साहब की बात करने की बात समझ आती थी, उसमें मुझे बिलावल भुट्टो की बात करने की भी बात समझ आती थी, उसमें मुझे एहसन इकबाल की बात करने की भी समझ आती थी। लेकिन उसमें बेचारे असलम बुतानी साहब, उनके पास 1 सीट है, पंजाब में वो पॉलिटिक्स नहीं करती उनकी पार्टी, कोई सीट नहीं है, उनको भी किसी ने सबक पढ़ा के भेजा हुआ था कि आपने ज़रूर बोलना है। उसके पीछे एक और शख्स को सबक पढ़ा के एक और, तो अगर आप देखें तो वो बेचारे बाजमात सारे सबक पढ़ के बोल रहे थे कि हमें एतमाद नहीं है। अब जब इन्होंने
बिल्कुल एतमाद का इन्होंने कह दिया कि इनको एतमाद नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे। तो अब आप बताइए कल सुप्रीम कोर्ट इन पर वापस कैसे एतमाद करेगी किसी भी और चीज़ में? कल सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अटॉर्नी जनरल को अपने सामने पेश होने देगी इसी हुकूमत की? कल सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से किसी और केस में हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत लेगी या देगी? जिस शख्स ने जजेस की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है, जो वज़ीर दाखिला है आज का राना सनाउल्लाह, वो अदालत के सामने खड़े होकर कहता है कि अगर फुल बेंच ना बना तो हम बाइकाट करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अदालत को धमकी दी जाती है। अदालत ने फिर भी, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि अदालत को सल्यूट है, अदालत को हमारा ग्रेटिट्यूड है, अदालत को हमारा सलाम है, जिस खंदा पेशानी से, जिस मैं ये कहूँगा कि जिस बुर्दबारी से उन्होंने इनकी सारी बदतमीज़ी सुनी, उसको बर्दाश्त किया और उसके बावजूद इनको बार बार मौका दिया। अब अगर कानून का कोई फार्मूला, कानून की कोई शिक, मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला 179 को 186 से बड़ा नहीं कर पा रहा, तो मुझे बताइए उसमें सुप्रीम कोर्ट का कसूर कैसा है? अब अगर आपको जजेस चाहिए, आपको ये वाले 3 जजेस नहीं चाहिए, हालांकि यही जजेस थे जब इन्होंने कासिम सूरी साहब के खिलाफ जो रूलिंग थी उसके खिलाफ फैसला दिया तो आपने मिठाइयाँ बांटी थी। आज आपको ये जजेस पसंद नहीं है तो क्या आपको वापस जस्टिस कयूम चाहिए? क्या आपको वापस जस्टिस तारड़ चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस शाहजेब खानज़ादा भी चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस सना बुच्चा चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस हमारे साफ़ी साहब चाहिए, सलीम साफ़ी साहब? तो इस तरह के बेंच तो अब नहीं बन सकते। अगर आपको इस तरह के बेंच बनाने हैं तो आप ज़रा नवाज शरीफ साहब से सारों से बात करके एक दफ़ा फिर हिम्मत कीजिए। फिर हम तो इस चीज़ की कंडेमिनेशन ही करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे दोबारा हमलावर हो जाएं जैसे पहले हुए थे। जजेस को वहाँ से निकाल दें खुदा न खास्ता, और फिर अपनी मर्ज़ी के जजेस बिठा के मर्ज़ी के फैसले ले लें। हकीकत ये है कि 186 वोट पड़े हैं परवेज़ इलाही को, 179 वोट आपको पड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज़, कोई लॉजिक, कोई रैशनल मौजूद नहीं है, ना आइन के आर्टिकल 61 में, ना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, जो 179 वोट्स को 186 वोट से ऊपर कर दे। आपने बिल्कुल आईजी को ये टास्क किया था कि 5 से 6 एमपीए गायब करने हैं, वो आपका प्रेशर नहीं ले सके, वो नहीं गायब कर सके, तो आपके एमपीएज ने वहाँ आकर वोट कर दिया। अब अभी तारिक बशीर चीमा साहब ने खुद माना कि शायद वो ख़त 21 की रात को लिखा गया है, ये उन्होंने अभी टेलीविज़न पर खुद माना। तो जब वो खुद मान रहे हैं कि 21 की रात को लिखा गया है और ये जरदारी साहब और शुजात साहब ने बैठ के लिखा है, तो मुझे बताइए जो काफ लीग के उम्मीदवार हैं या उनके दूसरे कैंडिडेट जो एमपीएस हैं, उनको कहाँ से पता चलेगा? अच्छा, अगर डिप्टी स्पीकर के पास ये ख़त पहले से आया हुआ था तो जब वो बैठे जाके असम्बली में, तो क्या उन्हें काफ लीग के लोगों को ये इत्तला नहीं देनी चाहिए थी ताकि वो अपना वोट ज़ाया ना करते? हो सकता है उन्होंने हमजा को वोट डालना होता, लेटर सर्कुलेट, वही लेटर की कॉपी करवाते, उन्हें एक सर्कुलेशन भेजते और फिर कहते, पढ़ के सुनाते, कहते कि आपको कॉपी दे दी, अब आप पढ़ लें, ये ओरिजिनल मेरे पास है, आके देख लें, आपको हक है अपना वोट ख़राब ना करें। ये आइन के आर्टिकल, वैसे तो आइन में गुंजाइश नहीं है कि हेड ऑफ पार्टी जो है वो ये कर सके, लेकिन अगर लगता था स्पीकर को, वो कह रहे हैं मुझे अभी मिला लेटर, अभी कब मिला? असेंबली के दरवाजे तो बंद हो गए थे, वहाँ सबके सामने उन्होंने निकाला। दूसरा इसमें आइनी पॉइंट, कानूनी पॉइंट एक और है कि अब 176 वोट है वो आप कहते हैं पीटीआई के लोगों के हैं। अब आपने परवेज़ इलाही का वोट तो गिनानी कैंसिल कर दिया, तो उम्मीदवार तो ख़त्म हो गया। तो फिर ये बताएं वो 176 किसको मिले? जब परवेज़ इलाही खुद अपने आप को वोट नहीं डाल सके तो उम्मीदवार तो परवेज़ इलाही ख़त्म हो गए। तो फिर वही बात हुई कि आप अकेले ही भागना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुकाबले में कोई मुकाबले वाला ना हो। आप अदालतों से तभी, आपको अदालतों के ऊपर तभी एतमाद होगा अगर अदालत जो है वो परवेज़ इलाही साहब को उठा के किसी जंदान में बंद कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 और उसके साथ काफ लीग के जो है वो 10 अरकान को किसी किले में किसी जगह पर बंद कर दें और आपको अकेले इलेक्शन कराने दें, अकेले भागने दें, जो आपने किया, क्योंकि आपने तो परवेज़ इलाही को भी खुद को वोट नहीं डालने दिया। तो मैं आखिर पर सिर्फ आपको ये कहूँगा कि ना अदालतें आपकी मर्ज़ी की आइंदा बननी है। आपके चेहरे पे जो नकाब था वो उतर चुका है, आपके चेहरे पे 3-4 नकाब थे वो सारे उतर गए। आप तजर्बेकार हैं, वो भी ख़त्म हो गया। आपको गवर्नेंस करनी आती है, वो पड़ी है, गवर्नर सहक रही है बेचारी चौक के अंदर बैठी हुई, वो भी आपके सामने है।
आपको बहुत बड़ी पॉलिटिकल मनूवरिंग करते हैं। आपका पंजाब जो है वो आपका किला है, पंजाब में कोई आपको हरा नहीं सकता, वो भी आपके सामने है। इवन शाह साहब भी आपके सामने बैठे मुल्तान में, जो आपको हजीमत वाली शिकस्त दी है। और पूरे पंजाब के अंदर हमने 17 सीटें जीती, जिनमें से 2 पे आपने धांधली की, बड़ी खुल्लम खुला और छीनी, और 15 सीटें लेके हम बैठे हैं। लाहौर जैसे शहर में, जहाँ पर एक मैं कहूँगा कि एक उम्मीदवार जो है हमारे उस उम्मीदवार ने उस तरह से मेहनत नहीं की, अगर वो भी करता तो चारों की चारों सीटें हम वाइट वॉश आपको वहाँ पर करते। तो आपका ये वाला भरम भी चला गया। पॉलिटिकल मनूवरिंग और इंजीनियरिंग का भरम जो था वो भी पंजाब असेंबली के अंदर आपका तमाम हुआ। अब आपका आखिरी भरम था कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने गए, आपने अपना एक मतमा नज़र रखा, आपने अपनी वहाँ पर सबमिशन की, अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया। अब इखलाकियात, सियासियात सब ये चाहती थी कि आप अदालत के फैसले को कल मानें। आपने वहाँ बुज़दिली दिखाई और आप वहाँ से भाग गए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे अली जैदी साहब ने कहा, जैसे शाह साहब ने कहा, पाकिस्तान के ऊपर बहुत सीवियर हैं। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एक तरफ, लेकिन ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके पाकिस्तान के ऊपर असरात बहुत ख़तरनाक होंगे। अगर इन लोगों को अभी भी कोई ख्याल है मुल्क का, तो ये तौबा करें, अपना रास्ता दोबारा बदलें। जो सियासी जमातें होती हैं वो हुकूमत में आने के लिए भी होती हैं और वो अपोजिशन करने के लिए भी होती हैं, दोनों चीज़ों को खुले दिल से कबूल करते हैं। इमरान खान के ऊपर जब ये वक्त आया था, हालांकि सबके सामने अंधेर नगरी हुई थी, उसके बावजूद इमरान खान ने चुप करके अपनी डायरी उठाई थी, अल्लाह का नाम लेके जाके अवाम के सामने अपने आप को पेश कर दिया था। क्यों पेश कर दिया था? क्योंकि उन्हें एतमाद था कि उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, अवाम रिस्पॉन्ड करेगी। कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी थी और उसके बाद वो हर जगह पाकिस्तान में गए, हर जगह जलसे किए, अवाम ने उन्हें किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। एक रूलिंग उधर मज़ारी साहब ने भी दी हुई है, दोस्त मज़ारी साहब ने, आप उनको कहें तो सही, नजर नहीं आ रहा कि किसी जगह पर वो अवाम के सामने जाके चाय का कप पी लें कहीं पे, क्योंकि उन्हें अपने कंडक्ट का पता है, उन्हें अपने किरदार का पता है। इसलिए अवाम अब आपसे मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आपको कल ये फैसला तो उठाना पड़ेगा, ये बोरी तो अब आपको सर पे उठानी पड़ेगी, और साथ साथ शर्मिंदगी, हजीमत। और अब बेहतर होगा कि आप लोग कौम से माफ़ी मांगे और बताएं कि आप बस ऐसे अल्ले तलल्ले किस्म के चोर थे, ये बेवकूफ़ आपने एक बनाया हुआ था, आपसे गलती हो गई है, माफ़ी मांगे, अपनी जान छुड़ाएं, जनरल एक्शन हो, अवाम एक पार्टी को मैंडेट दे, जिसको भी दे, हमें दे, किसी पार्टी को दे, और आके वहाँ पर एक हुकूमत कायम। मुस्लिम लीग ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, वो सबके सामने है। उस हमले में और आज बाईकाट वाले हमले में कितना फर्क है? वो फिजिकल अटैक था, ये वर्बल अटैक था, फ़र्क इतना ही था। शाह साहब ये चीज़ बताइए कि कादिर, मैं इसमें एक शाजी मैं इसमें ऐड कर दूँ। आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो सारे खड़े थे पूरे के पूरे, वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से की गई थी, शाम वाली भी, और शाम वाली भी मैं तो ये, हम बल्कि सारी कौम को ये सवाल पूछना चाहिए कि ये खुद प्राइम मिनिस्टर गायब किधर है? यानी कि वो तो रात भर काम करते हैं ना, सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं काम पे और सारी रात काम करते हैं, तो वो जवाब क्यों, अपनी पोजीशन तो क्लियर करें। उनकी कैबिनेट ने बगावत कर दी है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ खड़े होकर, वो खुद किधर है? उनका मौक़िफ़ तो सामने है। एंटी कोर्ट हुकूमत जो है वो फुल कोर्ट मांग रही थी, क्या एंटी कोर्ट दरअसल इन पर अपना पर्सनल एजेंडा इतना सवार हो गया है इनके जहनों पर कि इन्हें नेशनल एजेंडे की कोई परवाह नहीं। ये अपने ज़ाती मफाद के इतने ताबे हो गए हैं कि इन्हें मुल्क की मफाद दिखाई नहीं दे रहा। शाह साहब ये फरमाइएगा कि इदारों के साथ तसादुम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ ये बाज़ है कि कोई ऐसे मुज़ाकरात, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए और उसके ऊपर तमाम सियासी जो जमातें हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बिठाया जाए। आया इन खबरों में कोई सदाकत है? और शाह जी इसी में ले लें कि आप भी ऐसे वो सियासतदान है पीटीआई की तरफ से, मतलब सीनियर, जिनसे राब्ता हो सकता है, तो क्या अभी तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है किसी तरफ से? मुझसे तो नहीं हुआ जी, मैं मुसद्दक़ा तौर पे कह सकता हूँ, और मेरे ख़्याल में हमारी पार्टी से भी नहीं हुआ। देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं और सियासी लोग सियासी बैठक से कभी कतराते नहीं हैं, लेकिन उसका कोई एजेंडा होता है, उसका कोई मकसद होता है। हाँ, हम पहले दिन से कह रहे हैं, वाहिद हल इस मुल्क की नौ को इस भंवर से निकालने का है नए इंतखाबात, शफ़ाफ फौरी इंतखाबात। उस सिलसिले में अगर ये ज़हनी तौर पर तैयार हैं
तो हम बैठने को तैयार हैं, हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं कि इलेक्शन कैसे हो सकती है, उनको हम शफाफ कैसे बना सकते हैं, अगर कहीं इस्लाहात दरकार है तो वो क्या है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को हमने क्रेडिबल कैसे बनाना है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो मुतासिर हुई है उसको हमने बहाल कैसे करना है, इस पे गुफ्तगू हो सकती है। हम कोई हट धर्मी का मुजाहरा नहीं करेंगे, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है उनके साथ। हम तो कह रहे हैं कि मुल्क के तकाज़े ये हैं और ये मुल्क के तकाज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव अपने केसेस को दफन करना था, उनका ऑब्जेक्टिव नैब को डिफैंग करना था और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए वो मुल्क को अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल दें तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। सर पीटीएम ने सुप्रीम कोर्ट का बाइकाट किया है, दूसरी तरफ खान साहब ने भी एक अदारे के लोगों के नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, क्या फर्क है, क्या वो भी इसमें तुम्हारी ये कोई सवाल नहीं है यार। जब आज साहब ने कहा कि मौलाना साहब ने कहा है कि जो 3 रुकनी बेंच तश्कील दी है वो फौज ने दी है, जब आपके खिलाफ ये क्या शाह साहब ने कहा कि मैंने नहीं कहा, मौलाना ने कहा टीवी पे। आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो 3 रुकनी बेंच है ये फौज ने तश्कील दी है, जब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तब आप फौज पर इल्जाम लगा रहे थे, आखिर इस मुल्क में जब भी कुछ होता है तो इल्जाम उन पर क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आइन ने हर इदारे के रोल का एक तयन किया हुआ है, हर इदारा अपने उस रोल के मुताबिक काम करे तो कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। जो एग्जेक्टिव की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो एग्जेक्टिव अदा करे, जो लेजिस्लेचर की ज़िम्मेदारी है, कानून साजी है, पॉलिसी मेकिंग है, वो लेजिस्लेचर को करनी चाहिए। जो आइन की इंटरप्रिटेशन है, तशरीह है, इंसाफ मुहैया करना है, ये जुडिशरी की ज़िम्मेदारी है, वो उसे करनी चाहिए। तो जब सारे इदारे आइन की तयशुदा हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए काम करते हैं तो ये मुश्किलात से हम निकल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इवॉल्व कर रहा है, इवॉल्व कर चुका है। आपके लोगों ने बड़ी सियासी पुख्तगी और मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। उन्होंने नहीं देखा कि मिसाल के तौर पर आप बाई इलेक्शन को ले लीजिए, एक तरफ सरकारी फंड्स थे, रियायत थी, मराद थी, और दूसरी तरफ एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दे रहे थे जो बज़ाहिर अगर जीत भी जाता तो अपोजिशन में बैठना था। लोगों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का साथ दिया, लोगों ने इमरान खान के बयानिए को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि इस बयानिए में हमें अपना मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने हुकूमत की पेशकश और रियायत, फंड्स, मराद मुस्तरद की और बल्ले पे मोहर लगाई। शाह साहब, अगर पंजाब में अब बेहतर फैसला आता है और आपकी हुकूमत भाग जाती है तो आप ख्याल कर सकते हैं पाकिस्तानी कौम के कौमी असम्बली में भी आप वापस आएंगे? देखिए, कौमी असम्बली तो अपना, जिसे कहते हैं ना, अपना रेज़ो दैतर खो चुकी है, रिडंडेंट हो गई है। कौमी असम्बली में तो आप देख रहे हैं ना, हल नहीं है। हमारा कौमी असम्बली में अगर बैठने से मुल्क इस भंवर से निकल सकता है तो हम उसके लिए भी तैयार थे। लेकिन सच्ची बात है, मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ कि हमारे असम्बली में बैठने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होता है नए इंतखाबात, फ्रेश मैंडेट। इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है और हमने तजर्बा करके देखा है कि जो हमारी अददी अक्सरियत थी, उस अक्सरियत के बलबूते पर जो बड़े इक़दामात हम लेना चाहते हैं हम वो ले नहीं पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कौम को मौका मिले कि इमरान खान के विज़न को सामने रखते हुए, उसके मंशूर को सामने रखते हुए हमें इतनी अददी अक्सरियत दें कि हम वाक़तन जो है पाकिस्तान में तब्दीली लाकर दिखाएं। अच्छा सर, ये आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, यहाँ गुफ्तगू हुई तो यहाँ हमने देखा ये बेंच मखसूस जमात के हवाले से सियासी केसेस जो सुनता रहा उसकी शरह तकरीबन 100% है। तो इस वजह से जब उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो एक मखसूस बेंच पर या जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन तहफ़्फ़ुज़ात को आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला तो नहीं करार दे सकते? नहीं, देखिए, इसका जवाब दे दूँ। यही मखसूस बेंच जब बैठा हुआ था, जब सूरी साहब की रूलिंग का केस सुन रहे थे तो इन एतराज़ क्यों नहीं किया? यही मखसूस बेंच था ना। फुल कोर्ट क्यों नहीं मांगा? फुल कोर्ट क्यों नहीं मांगा? देखिए, ये तो बात ना हुई ना,
ये तो लोगों की आंखों में अब धूल झोंकेंगे, ऐसा नहीं होगा। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं यहाँ कि बिलावल जरदारी साहब ने आज फुल कोर्ट बार बार मांगा, तो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से शाह साहब हिस्ट्री को भी समझते हैं और पाकिस्तान की सियासत को भी समझते हैं। तो भुट्टो साहब को जो फांसी हुई थी वो भी फुल कोर्ट से हुई थी। तो बिलावल जरदारी साहब को मेरा पैगाम है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फुल कोर्ट है या 3 जजेस का बेंच है या 5 जजेस का। बात ये है कि असूल की बात क्या है, आइन की बात क्या है, कानून की बात क्या है। अगर आप 3 जजेस के सामने साबित नहीं कर सकते एक चीज़, तो आप 17 जजेस के सामने भी साबित नहीं कर। अगर आपकी बात में दम है, आपकी बात में वज़न है, आपके पास इस्तदलाल है, तो आपने जो बात 17 के सामने करनी है वो बात आप 3 के सामने करके वो कर लें। और अगर वहाँ से आपके साथ इंसाफ नहीं होगा और आपकी बात में वज़न होगा, तो मीडिया आपके सामने है, आवाम की अदालत आपके सामने, आप उसके सामने ले आइएगा। आपके पास बात नहीं है करने को असल। कोर्ट के हवाले से आपके बयानात, आपकी जमात ने आज बयानात दिए कि फुल कोर्ट नहीं होने चाहिए, क्या बाकी जजेस पर एतमाद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, फुल कोर्ट की तश्कील की कोई बुनियाद होनी चाहिए ना। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ज़ेर बहस था? अगर कोई इस नौइयत का मसला होता, फुल कोर्ट बने हैं, लेकिन कई दफ़ा फुल कोर्ट की दरख्वास्त और कई मरतबा मुस्तरद भी हुई है। बहुत से केसेस ऐसे हैं कि फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया आज से पहले और वो नहीं माना गया, क्योंकि उस वक्त के जज साहबान की नज़र में उसकी अहमियत नहीं थी, उसका वज़न नहीं था। जहाँ उनने समझा कि वज़न है तो वहाँ उन्हें बनाया। और ये अख्तियार किसका है? ये अख्तियार चीफ जस्टिस साहब का है। उसका बड़ा वसी केस लॉ मौजूद है। आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि आपकी पसंद का मतलब है कि बेंच हो, ऐसा होता नहीं है। आपने क्या, देखिए जिस किस्म के जुमले उनने कहे हैं, ये उनको ज़ेब नहीं देता। ये कह देना मैच फिक्सिंग और बेंच फिक्सिंग, ये इनको ज़ेब देता है। इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई ऐसा, इनका एक एक जुमला जो है वो कंटेम्प्ट की ज़द पे आता है। मैं समझता हूँ कि आज जज साहबान ने बहुत कुछ स्वॉलो किया है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा हमारा इंटरेस्ट एक है कि अप्रैल से ये एक सिलसिला चल रहा है और अदम इस्तेहकाम है, और हम नहीं चाहते कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इसका मुसलसल इसकी शिकार रहे। हम रात बैठेंगे, ताख़ीर से बैठेंगे, दिन टाइम देंगे ताकि ये जल्द अज जल्द इस केस को निपटाया जाए और मुल्क में स्टेबिलिटी आए। तो उन्होंने तो बड़ी फराख दिली से, बड़ी बुर्दबारी से इनकी बदतमीज़ी बर्दाश्त की है। मैं समझता हूँ कि आज इन्होंने जिस लेवल पे गिरे हैं, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सर, पंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा? कल को कोई जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, लोग ले आएंगे कि सर करें। देखिए भाईजान, देखिए जलसे जुलूस करने में हमें कौन रोक सकता है? नहीं, फुल बेंच के लिए सर करें, शौक से कर लें। एक लिबर्टी में यकजहती का भी किया था ना, लिबर्टी चौक में एक यकजहती का मुजाहरा किया था ना। रखा पेप्सी वाला के आप अगर अल्लाह रखा पेप्सी को ले आए और उसकी वजह से फुल कोर्ट मिल जाए तो आप क्या आप भी तो इलेक्शन कमिश्नर पर हमले कर रहे हैं, आप भी तो उनको नहीं मान रहे, तो फिर आप रियासती अदारे के सरबराह पे हमले कर रहे हैं। मैंने आपकी कोनी देख ली थी, आपने उनको लगाई थी, मैं समझ गया था सवाल कहाँ से आ रहा है। थैंक यू।